गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जगदीश मून। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था आंकड़ों के संकलन की विधियां, हमने दो विधियों के बारे में चर्चा की थी, जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि। जनगणना विधि में हमने किया था, जनगणना विधि किसे कहते हैं? किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक मद के संबंध में पहले आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और इसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। समग्र या जनसंख्या का मतलब जिन आंकड़ों से संबंधित हम अनुसंधान कर रहे हैं उसकी सभी मदों के कुल समूह को समग्र या जनसंख्या कहा जाता है। जनगणना विधि सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है बेटा, ये हमने चर्चा की थी। अनेक गुणों वाली इकाई हो तो उचित रहती है, गहन अध्ययन की जरूरत तो वहाँ रहता है, और शुद्धता तथा विश्वसनीयता की ज़्यादा आवश्यकता हो वो इसका गुण है। परंतु इसके कुछ अवगुण भी हैं। खर्चीली ज़्यादा है, मानव शक्ति की ज़्यादा जरूरत होती है और विशाल अन्वेषण के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरी विधि की हमने चर्चा की थी, प्रतिदर्श विधि। प्रतिदर्श विधि किस विधि को कहते हैं? किसी समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उसके बाद में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। छोटे समूह का मतलब, यदि बहुत ज़्यादा आंकड़े हैं, हमने एक उदाहरण लिया था और उसमें से कोई छोटा समूह बना लिया, यानी यहाँ 1000 व्यक्तियों के आंकड़े हैं और उनमें से हमने 10 या 100 व्यक्तियों के आंकड़े निकाल लिए, ये समग्र है और इसमें से छोटा समूह, उसे हम प्रतिदर्श विधि कहेंगे। प्रतिदर्श विधि जहाँ क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हो, ज़्यादा हाई लेवल की शुद्धता की ज़रूरत ना हो, दोबारा परीक्षण करना पड़े, वहाँ कामयाब रहती है। हाँ, एक बात विशेष इसकी रहती है कि सभी आंकड़े सजातीय होने चाहिए, यानी उनकी विशेषताएं एक जैसी हों। ये अधिक वैज्ञानिक है, गलती की पहचान की जा सकती है, परंतु इसके निष्कर्ष अशुद्ध हो सकते हैं और पक्षपात की संभावना ज़्यादा रहती है। विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए जो व्यक्ति, जो अनुसंधान करता इससे आंकड़े एकत्रित करता है, क्योंकि सैंपल बनाने में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। यहाँ तक हमने किया था। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रतिदर्श सैंपल कितने प्रकार से एकत्रित किए जाते हैं, उनकी कौन कौन सी विधियां हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बेटा, इन 6 प्रकार से हम प्रतिदर्श का चुनाव कर सकते हैं: यादृच्छिक, सहविचार, सत्रित, व्यवस्थित, कोटा, सुविधानुसार। इस टॉपिक के तहत हम इन 6 प्रकार की विधियों पे चर्चा करेंगे। पहला हमारा रहता है यादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक प्रतिदर्श क्या है? यादृच्छिक प्रतिदर्श की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण विशेषता है, वही इसकी परिभाषा हम ले सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। प्रत्येक इकाई का मतलब, इसको हम 2 तरह से प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं। एक तो लॉटरी विधि है। लॉटरी विधि का मतलब, हमने अनुसंधानकर्ता क्या करता है, लॉटरी विधि से समग्र में से, यानी कुल आंकड़े जो हैं उनमें से जितने एक छोटे समूह के आंकड़े निकाल लेता है और उनकी सर्वे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास 50 विद्यार्थी हैं और 50 में से 5 प्रतिदर्श सैंपल का चुनाव करना है। हम क्या करेंगे, 50 विद्यार्थी हैं मान लिया फॉर एग्जांपल, तो उन 50 की रोल नंबर अनुसार या 1 2 3 4 किसी प्रकार से या नाम लिख के उनकी 50 पर्चियाँ डाल देंगे, और उन 50 पर्चियों में या तो अनुसंधानकर्ता खुद अपनी आंख बंद करके कोई पर्ची उठा लेगा, 5 पर्चियाँ उठा लेता है, या किसी निष्पक्ष व्यक्ति से
पर्चियाँ उठवा ले या किसी बच्चे से उठवा ले, 5 सैंपल निकाल ले, ये हो गया बेटा आपका। और उनके उससे आंकड़े एकत्रित करके और उनसे निष्कर्ष निकाल ले, वो है आपकी लॉटरी विधि। अब लॉटरी विधि में जो मैंने इसकी पहले परिभाषा की बात की थी, समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। लॉटरी में तो पता ही नहीं है ना 50 में से कौन सी पर्ची निकलेगी, इसका मतलब सभी के चुने जाने का समान अवसर तो मिल गया ना उनको। और एक होती है यादृच्छिक संख्याओं की तालिकाएं, टिप्पट तालिका जिसे हम कहते हैं। टिप्पट एक सांख्यिकीविद थे, उनको 41,600 घरों के में से सैंपल का चुनाव करना था। अब 41,600 का वो अगर प्रत्येक मद के पास जाता तो जनगणना विधि हो जाती और उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता, उसे काम जल्दी चाहिए था। ऐसी अवस्था में उसने क्या किया, एक तालिका बना ली, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सभी को नंबर दे दिए 41,600 को काल्पनिक रूप से। और फिर उसने किया कि 1/4 से काम चला लूँगा तो हर चौथे घर का मैं चुनाव कर लूँगा और उससे आंकड़े एकत्रित कर लूँगा। तो ये आपकी टिप्पट तालिका है। कहने का मतलब अगर आपके पास वही 50 विद्यार्थी हैं तो उन 50 विद्यार्थियों की पहले मैं आरोही या अवरोही में तालिका बना लेता हूँ, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50 तक। अब इसमें से मैं हर 10वां चुन लूँ या इस प्रकार से जो तालिका बना के क्रमबद्ध करके और प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है, वो आपकी टिप्पट तालिका कहलाती है। तो इसमें भी प्रत्येक इकाई का चुने जाने का अवसर रहता है। अब प्रत्येक, जैसा कि हमने प्रतिदर्श में और जनगणना विधि में किया था कि इसके गुण और अवगुण क्या हैं, तो गुण और अवगुणों में हम अगर बार बार अलग अलग से आप उन्हें याद करोगे तो आप थोड़ा पजल हो जाओगे कि किसका क्या गुण है, किसका क्या अवगुण है। तो हम कुछ पॉइंटों पे ध्यान केंद्रित कर लें बेटा, उसमें दिक्कत नहीं रहेगी। मान लिया एक बात तो हमें पता करनी है सभी विधियों के बारे में कि पक्षपात की संभावना रहती है या नहीं। एक ये बात ध्यान करनी है कि चुनाव प्रत्येक इकाई के चुने जाने का अवसर प्राप्त होता है या नहीं। और एक रहती शुद्धता और विश्वसनीयता है या नहीं इस प्रणाली की, किसी भी प्रणाली की, सभी की, मेरा कहने का मतलब। इन बातों पे हम चर्चा कर लेंगे। और एक रहता है क्या धन और समय और धन की बचत होती है या नहीं, या खर्चीली है, कम खर्चीली है, ज़्यादा खर्चीली है। और एक बात रहती है विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त है या सीमित क्षेत्र के लिए है, या एक आध पॉइंट हम और भी बना सकते हैं, सरल है या कठिन है, किस प्रकार की विधि है, विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, इन पॉइंटों पे हम प्रत्येक के गुण और अवगुण निर्धारित कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने किया था यादृच्छिक प्रतिदर्श। यादृच्छिक प्रतिदर्श में पक्षपात की संभावना नहीं होती, क्योंकि हमने लॉटरी से निकाला है, आंख बंद करके निकाला है, किसी निष्पक्ष से निकाला है। ठीक है, और प्रत्येक इकाई को चुने जाने का अवसर प्राप्त होता है, ये तो इस विधि की विशेषता है ही है। शुद्धता का और विश्वसनीयता का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि हमने 50 में से 5 ही तो चुने, उन 5 को दोबारा हम चेक कर लेंगे। सबसे समय और धन की बचत होती है, यानी कम खर्चीली है, विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, सरल विधि है, बहुत ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये इसके गुण हैं, परंतु इसके कुछ अवगुण भी होंगे। अवगुण कौन से हैं बेटा? अवगुण एक तो आकार बहुत छोटा होता है, यानी 50 में से हमने 5 ही निकाले और वो 5 मान लिया हम गरीबी और अमीरी, अमीर और गरीब, कौन धनवान है और कौन गरीब है, कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं,
1000 घरों में से हम सर्वे करते हैं और उनमें से हमने अगर 10 ही निकाल लिए तो हो सकता है वो 10 के 10 अमीर ही अमीर निकल जाएं। इससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये तो पूरी की पूरी बस्ती अमीर है भाई। तो आकार छोटा हो गया ना, तो उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। सबसे बड़ा अवगुण है इसका। और एक सबसे बड़ा अवगुण ये है कि हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रोल नंबर आवंटित कर दिए और हमने प्रत्येक 5वें रोल नंबर को या प्रत्येक 10वें रोल नंबर को चुन लिया या लॉटरी से चुन लिया। मान लिया हमें क्विज कंपटीशन में भेजना है विद्यार्थियों को और 50 विद्यार्थियों की हमारी क्लास है, उसमें से हम भेजना चाहते हैं, हम अच्छे वाला जिसको क्विज कंपटीशन ज़्यादा आता है उसी को भेजना चाहेंगे ना हम, और उसी वही महत्वपूर्ण है। और ये 2 रोल नंबर मान लिया क्विज के लिए, 2 रोल नंबर और 8 रोल नंबर दोनों क्विज के लिए बड़े ही अच्छे स्टूडेंट हैं, परंतु हम लॉटरी से निकालें तो ज़रूरी नहीं है 2 और 8 लिए जाएं, आए या ना आए, ना भी आए, जबकि ये महत्वपूर्ण इकाई है। या टिप्पण तालिका से बनाएंगे तो 50 में से अगर 5 निकालेंगे तो या तो 5 का पहाड़ा ले लेंगे या 10 का ले लेंगे, अब 2 और 8 फिर बच गया। तो कई बार जो महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं वो छूट जाती हैं, ये इसका अवगुण है। अब कई बार बच्चों के छोटे नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि यादृच्छिक प्रतिदर्श और अव्यवस्थित प्रतिदर्श एक ही है, सत्य और असत्य बताइए। तो विद्यार्थी इस पशुपेश में पड़ जाते हैं कि यादृच्छिक में हम क्या करते हैं, लॉटरी अव्यवस्थित ही तो है, उसकी कोई व्यवस्था तो हमने की ही नहीं है, तो एक ही है, सत्य बता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अव्यवस्थित प्रतिदर्श और यादृच्छिक प्रतिदर्श में बेटा काफ़ी अंतर है। क्या अंतर है? अगर छोटी सी बात में अगर मैं आपको बताऊं तो अव्यवस्थित प्रतिदर्श में कोई नियम लागू नहीं होता, जबकि यादृच्छिक प्रतिदर्श में नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? हमने या तो तालिका बनाई है या हमने रोल नंबर आवंटित किए हैं लॉटरी द्वारा और फिर पहले से विचार किया है कि 5 निकालेंगे या 10 पर्चियाँ निकालेंगे, यानी नियम तो लागू हुआ ना। जबकि अव्यवस्थित प्रतिदर्श में कोई नियम लागू नहीं होता। अव्यवस्थित प्रतिदर्श में व्यक्तिगत इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की संभावना नहीं होती, जबकि यादृच्छिक में होता है। यानी हमने क्या किया, 50 विद्यार्थी थे तो सभी को शामिल किया ना, जबकि अव्यवस्थित में ज़रूरी नहीं है हम सभी को शामिल करें, जितने विद्यार्थी आए हुए थे उनमें से निकाल दिया। तो ये था हमारा बेटा यादृच्छिक प्रतिदर्श। दूसरा हमारा रहता है सविचार प्रतिदर्श। सविचार जैसा कि नाम से ही पता चलता है, विचार करके किया हुआ। क्या विचार करके? प्रतिदर्श विचार करके निकाला हुआ, यानी अनुसंधानकर्ता समग्र में से अपनी इच्छानुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाइयां चुनता है जो उसे लगता है कि वो समग्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जैसे हमारे यहाँ एक अगर मैं उदाहरण लूँ, हमारे इलाके में हमें कहा जाए कि किस प्रकार की गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, तो हम पहले से ही विचार कर लेंगे कि मारुति सुजुकी की, हाँ देखिए भाई हमारे यहाँ बहुत चलती है, हुंडई की चलती है, टाटा की चलती है, महिंद्रा की चलती है, परंतु वॉक्सवैगन और होंडा की तो चलती ही नहीं है, तो उनको शामिल ही क्यों करूँ मैं? तो पहले से मैंने विचार कर लिया कि उनको छोड़ो, इन 3 की चुनाव कर लेते हैं। तो इस विधि के गुण और अवगुण क्या है? पक्षपात की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है इसमें, ये इसका सबसे बड़ा अवगुण है। क्यों? क्योंकि हमने पहले से विचार कर ही लिया, हमने होंडा और उसको वॉक्सवैगन को तो पहले ही अलग कर दिया ना, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। विधि सरल अवश्य है, ये बात ठीक है, सभी के चुने जाने का अवसर नहीं होता। शुद्धता और विश्वसनीयता, शुद्धता की जांच तो की जा सकती है परंतु विश्वसनीय नहीं है। समय और धन की बचत होती है क्योंकि हमने अपनी मर्जी से 3 5 4 जितने भी चाहें उतने कर सकते हैं। विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, विशिष्ट ज्ञान की जरूरत नहीं है, सरल है। अवगुण में पक्षपात की अधिक संभावना रहती है और विश्वसनीयता संदेहपूर्ण रहती है। 2 अवगुण हैं इस विधि के। ये हमारी सविचार प्रतिदर्श थी। और अगली रहती है सत्रित प्रतिदर्श। सत्रित प्रतिदर्श क्या है बेटा? सत्रित प्रतिदर्श सतर लेवल
लेवल या भाग करके जितनी भी समग्र हैं उन सभी समग्र की सभी इकाइयों को विशेषताओं या गुणों के आधार पे पहले विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है और फिर लॉटरी विधि से या यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि द्वारा प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है। इसका मतलब यादृच्छिक तो शामिल हो गई बेटा, इसमें यादृच्छिक तो इस सत्रित में शामिल है और विचार भी हमने किया क्योंकि विशेषताओं गुणों के आधार पर बांटा। इसका मतलब है सहविचार प्रतिदर्श भी है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, यादृच्छिक और सहविचार का दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए इस विधि को मिश्रित विधि भी कहते हैं, मिश्रित प्रतिदर्श विधि भी कहते हैं। सत्रित इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने लेवल बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, तो मान लिया हमारे वाले वही 50 विद्यार्थी हैं कक्षा में और उन 50 विद्यार्थियों में 5 विद्यार्थियों का सैंपल भेजना है हमें। ऐसी अवस्था में अगर लॉटरी निकाल के कोई 5 निकाल लें तो यादृच्छिक हो जाएगा और पहले से मैं मान लूँ कि इतने इतने रोल नंबर हैं तो वो सहविचार हो जाएगा, परंतु दोनों का प्रयोग करना है। 50 विद्यार्थियों का हम ये देखेंगे, उसके बाद कोई विशेषताएं या गुणों के आधार पे मान लिया 30 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, ठीक है। अब ये विशेषताओं के आधार पे हमने सतर निर्धारित कर लिया। अब हम ये सोचते हैं सहविचार, इसमें हमने ये कर लिया कि भाग कर लिया और हम ये पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि 4 तो लड़कियां लेंगे भाई और 1 लड़का लेंगे, ठीक है। अब 4 लड़कियां कैसे निकालें, 30 लड़कियों की लॉटरी डाल लेते हैं और 1 लड़का कैसे निकालें, 20 लड़कों में से कोई एक पर्ची उठा के। यानी ये अनुपात तो सही नहीं हुआ ना, अनुपात अगर 30 में से 3 लेते और 20 में से 2 लेते तो अनुपात सही हो जाता, इसलिए अनुपात सही लेना जरूरी नहीं है, इसलिए इस विधि को गैर अनुपातिक विधि भी कहते हैं, ठीक है। सत्रित विधि, गैर अनुपातिक विधि और इस विधि को यादृच्छिक और सहविचार का मिला जुला रूप होने के कारण मिश्रित विधि भी कहते हैं। अब इसके गुण और अवगुण क्या है। गुण क्या है, प्रत्येक इकाई का चुनाव करने में चुनाव का समान अवसर प्राप्त होता है और दूसरी बात, प्रतिनिधित्व की संभावना इस विधि में इकाइयों के अधिक प्रतिनिधित्व की संभावना होती है क्योंकि जितने गुण और विशेष होंगे उनमें से सभी में से छांटने होंगे। तुलनात्मक अध्ययन संभव है विभिन्न सत्रों पर। यह विधि विश्व स्तरीय है, यानी विश्व के अलग अलग देशों का जब हमें अध्ययन करना हो, यानी 5 महाद्वीपों का करना हो, तो हम यूँ मान लेते हैं कि एशिया के किसी 2 देशों का ले लेते हैं, 2 ही फिर है जनसंख्या के आधार पे हम बांट लें। एशिया की ज़्यादा जनसंख्या है तो उसमें से 2 ले लेते हैं, यूरोप की थोड़ी है तो उसमें से 1 ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की और कम है तो उससे और 1 उससे ले लेते हैं। इस प्रकार से अलग अलग हो सकता है। अवगुण भी है बेटा, विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, परंतु इस विधि का क्षेत्र सीमित, विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त अवश्य है परंतु इसका क्षेत्र सीमित है क्योंकि विशेषताओं के आधार पर अगर हम लेंगे तो पहले पूरे समग्र का पता तो करना पड़ेगा ना कि किस प्रकार की विशेषताएं कहाँ हैं। इसका मतलब इसका ये सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, विस्तृत के लिए नहीं है। यदि समग्र को विभिन्न भागों में उचित प्रकार से नहीं बांटा गया तो पक्षपात की संभावना भी रहती है बेटा, और इसका आकार बहुत छोटा होता है, उसे और अधिक छोटे छोटे भागों में बांटना बड़ा ही कठिन होता है। इसके अलावा चौथी हमारी आती है व्यवस्थित प्रतिदर्श। व्यवस्थित जैसी हमारे पास व्यवस्था है उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट कर लेते हैं, सिस्टेमेटिक कहते हैं इसको इंग्लिश में, सिस्टम बना लिया और उसके आधार पे, यानी अगर हमें कई देशों की करनी है तो संख्यात्मक, भौगोलिक, वर्णात्मक किसी आधार पे हमने क्रमबद्ध कर लिया। अगर मान लिया फॉर एग्जांपल भारत के कुछ राज्यों की अलग अलग शिक्षा के रूप में करना है तो हम या तो ये मान लेते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में से कोई एक राज्य उठा लिया, हिमाचल प्रदेश या कोई एक अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण भारत में से एक उठा लिया तमिलनाडु या केरला, एक पश्चिमी भारत में से उठा लिया गुजरात,
महाराष्ट्र, एक पूर्वी भाग में से उठा लिया असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा कोई, और एक बीच में से उठा लिया मध्य प्रदेश। हमने भौगोलिक आधार पे इसका चुनाव कर लिया। या हम यूँ कहें कि 100 विद्यार्थियों में से अगर हमें 10 चुनने हों तो उन्हें संख्यात्मक आधार पर क्रमबद्ध करके और प्रत्येक 10वें विद्यार्थी को प्रतिदर्श में शामिल कर लिया। यानी हमने रोल नंबर आवंटित नहीं किया। आप कहोगे ये तो हमने टिप्पणी तालिका में किया था सर। जी नहीं, इसमें हमने क्या किया, 100 के 100 विद्यार्थी आए हुए हैं, 100 के 100 विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया और प्रत्येक 10वां या 15वां, इस तरह से 25वां, 35वां, 45वां यूँ उठा लिया, जबकि हमने रोल नंबर वाइज या गुणों के आधार पे उसको अलग से नहीं किया। तो ये आपकी व्यवस्थित प्रतिदर्श है, सबसे सरल प्रणाली है बेटा। ये पक्षपात की संभावना कम होती है, सरल है। गुण है इसके 2 मुख्य गुण बता दीजिए। प्रत्येक इकाई का चुने जाने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रतिदर्श में इसकी सभी इकाइयों की विशेषताएं समान हैं तो निष्कर्ष और शुद्धता प्राप्त कम होगी। समय और धन की बचत तो होती है और विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद आता है बेटा कोटा, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है अभ्यंश प्रतिदर्श। कोटा या अभ्यंश प्रतिदर्श। कोटा जैसा कि आपने नाम सुना होगा, गाँवों में, शहरों में, हमारे हम लोकल एरिया में रहते हैं और उसमें डिपो होल्डर होता है ना कि कोटे की कणक आई हुई है, कोटे की चीनी आई हुई है, यानी वहाँ कोटा निर्धारित किया गया है। कैसा? बीपीएल कार्ड धारकों का अलग, यूपीएल कार्ड धारकों का अलग। बीपीएल वालों को इतनी कणक देनी है या रिजर्वेशन है, या आपके अभी जो ड्रा हुए हैं सरपंची के इलेक्शन के लिए, उसमें भी कोटा निर्धारित था कि प्रत्येक ब्लॉक में इतने प्रतिशत या प्रत्येक जिले में इतने प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए, महिलाओं का कोटा होगा, इतने प्रतिशत एससी के लिए कोटा होगा, इतने प्रतिशत जनरल पुरुषों के लिए होगा। तो ये कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी जनसंख्या जो समग्र है उसकी इकाइयों को विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है और उसमें अनुपात, अब आप कहोगे भागों में तो हमने सत्रित में भी बांटा था, सत्रित में गैर अनुपातिक था, इसमें और सत्रित में यही फर्क है, इसमें अनुपात के हिसाब से बांटा जाता है। और हमारे जितने भी अनुसंधान करने वाले हैं उनको बता दिया जाता है किस भाग में कितनी इकाइयों का कोटा निर्धारित हमने किया है और उसका चुनाव करना है। इसके गुण और अवगुण सामान्य सी बात है, प्रत्येक भाग में बराबर समन्वय मिलता है, पक्षपात की संभावना नहीं होती, विश्वसनीयता की जांच बहुत कम की जा सकती है, चुनाव का अवसर सभी इकाइयों को नहीं मिलता, समय और धन की बचत तो होती है, विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त कम उपयुक्त है, क्योंकि प्रत्येक पूरे विस्तृत, अगर बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है तो उसमें हमें सत्र बनाने में बड़ी कठिनाई होती है, विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अंतिम रहती है हमारी बेटा सुविधानुसार प्रतिदर्श। सुविधानुसार का मतलब इसकी तो नाम से ही पता चलता है, जैसा अनुसंधानकर्ता को आज़ादी होती है, जो तरीका उसे अच्छा लगे, जो तरीका उसे सुविधाजनक मालूम पड़ता हो, उसी के अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव करना होता है। मान लिया कॉलेज में या हमारे स्कूल में किसी पत्रिका में प्राध्यापकों की सूची देखकर प्रतिदर्श का चुनाव कर लिया जाता है। यानी हमें क्या करना है, उस पत्रिका में से हमें ये बताना है कि किस किस अध्यापक को दें भाई ये कार्य है, तो कोई भी 5 जो अच्छे से करते हो, ड्राइंग वाले या जो भी काम करने वाले हैं उनको दे दिया जाता है सुविधा अनुसार। सबसे कम खर्चीली है, सबसे सरल है, अवैज्ञानिक है, क्योंकि ज्ञान इसमें वैज्ञानिक नहीं है, अविश्वसनीय है, विश्वसनीयता की कमी है और सभी इकाइयों का चुने जाने का अवसर कम प्राप्त होता है। हाँ, सरल अवश्य है। क्षेत्र, कितने बड़े क्षेत्र को कर लो, क्योंकि अपनी सुविधानुसार करना है, कोई भी चुना जा सकता है। तो ये हमारी 6 प्रकार की विधियां थी बेटा, जिसके गुण अवगुण हमें करने हैं
और इन विधियों को तैयार करना है। यादृच्छिक प्रतिदर्श, पहला सहविचार प्रतिदर्श, सत्रित प्रतिदर्श, यादृच्छिक और सहविचार का मिश्रित रूप, व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से, और कोटा अभ्यंस प्रतिदर्श यानी कोटा निर्धारित करके, और ये अपनी सुविधा अनुसार। ये 6 प्रकार की इन विधियों की परिभाषा, गुण, अवगुण, उपयुक्तता, इतनी बातों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और क्वेश्चन आंसर अपने या खुद के नोट्स बना लेना, अपनी नोटबुक में लिखने हैं और अच्छे से तैयार करना है। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है इस टॉपिक में तो मेरा नंबर आपके पास वैसे है, फिर भी मैं एक बार स्क्रीन पे दोबारा डाल देता हूँ। आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे।